नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज मोदी जी के खासम खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि उन्हें जिस चीज़ की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिला, और वो उम्मीद थी नोबेल शांति पुरस्कार। लेकिन नोबेल समिति ने ट्रंप को दरकिनार करते हुए वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नोबेल मिला वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को, लेकिन धक-धक बढ़ गई हिंदुस्तान में बीजेपी और उसके अंधभक्तों की। है ना, थोड़ा अजब सा इत्तेफाक है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है, क्यों बीजेपी की धड़कन बढ़ गई। वो बताता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा मारिया कोरिना मचाडो, माफ़ कीजिएगा नाम पढ़ के बोलना पड़ता है मुझे, उसके बारे में थोड़ा सा उनके बारे में बता दूँ, तब आप शायद कुछ समझ पाए, कुछ हिंट आप खुद ही मिल जाए आपको। मारिया कोरिना मचाडो कौन है? मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन हासिल करने के उनके अथक प्रयास के लिए जानी जाती हैं, और उन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला भी कहा जाता है। वेनेजुएला में लोकतंत्र आंदोलन में नेता के रूप में मारिया जो है हाल ही में पूरी दुनिया में मशहूर हुई है। उनके साहस को पूरी दुनिया के लोगों ने सलाम किया है। मचाडो ने वेनेजुएला में गहराई से विभाजित विपक्ष को भी एकजुट कर दिया, और उनके नेतृत्व में विपक्ष स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि सरकार की मांग के लिए एक साथ आया। ऐसे में जब लोकतंत्र खतरे में है, इस सामान्य आधार की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, ये मारिया ने संदेश दिया। अब और देखिए, मारिया 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए रेस में थी, लेकिन जो सत्ताधारी वहाँ पर है, सत्ताधारी जो वहाँ पर अभी राजा है निकोलस मादुरो, जो वहाँ नेता हैं, और उससे पूर्व जो नेता थे ह्यूगो शावेज, उन दोनों ने एक साजिश के तहत मारिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मारिया वो चुनाव नहीं लड़ पाई। मारिया 58 साल की हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है, विपक्ष की नंबर 1 नेता है। 2011 से 2014 तक वो वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा की निर्वाचित सदस्य के रूप में काम भी कर चुकी है, और 2002 में वोटर मॉनिटरिंग समूह सुमाते के संस्थापक के रूप में राजनीति में आई, जो लोगों के वोट के अधिकारों को और वोट को बचाने के लिए काम करता है। थोड़ा सा और भी पढ़ लेता हूँ मैं, चलिए। 2024 के चुनाव से पहले मचाडो विपक्ष की राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, लेकिन तानाशाह शासन ने उनकी उम्मीदवारी को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने चुनाव में एक अलग पार्टी के प्रतिनिधि एडमंडो गोंजालेज उरुटिया का समर्थन किया। ये ध्यान से सुनिएगा। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान विपक्ष एक हो गया। विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तब मिला जब उनके नेताओं ने देश में पड़े वोटों की खुद गिनती की, जिसमें दिखा कि विपक्ष स्पष्ट अंतर से जीत गया था, लेकिन शासन ने चुनाव परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और सत्ता से चिपके रहे मचाडो को अभी छिप कर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद वो देश में रही, और एक ऐसा विकल्प जिसने लाखों लोगों को एक उम्मीद जगाई वो ढूंढा, वो दिया। ये तो मारिया मचाडो का एक बैकग्राउंडर है, क्या है उनकी पहचान क्या है। नोबेल समिति ने 3 मापदंडों पर मचाडो को, जो 3 मापदंड थे उस पर मचाडो को पूरा पाया। ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो ने नोबेल पुरस्कार के तीनों मापदंडों को पूरा किया है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट किया, सैन्यकरण के खिलाफ लगातार खड़ी रही और लोकतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने लोकतंत्र में ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाई जहां नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों, उनकी आवाज़ सुनी जाए और लोग स्वतंत्र और शांति से जी सकें।
मचाडो वेनेजुएला की आयरन लेडी कही जाती हैं। ये मारिया कोरिना मचाडो के बारे में ब्रीफ जानकारी आपको दी, लेकिन जो जो मैंने चीज़ें कही, ये कहानी मारिया की है, लेकिन ये कहानी आप सबको सुनी सुनाई से नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि ये सारी कहानी तो हमने सुनी है। हिंदुस्तान में भी ऐसा लग रहा है ये कहानी दोहराई गई है। याद आया कुछ? नहीं याद आ रहा तो एक शख्सियत है जिसका नाम राहुल गांधी है। वो शख्स के साथ यही सब नहीं हुआ, वो शख्स यही लड़ाई नहीं लड़ रहा। पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम सबूत के साथ आने वाले समय में आपको दिखा देंगे। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। जी हां, यही वो इत्तेफाक है जिससे बीजेपी का दिल धक धक कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए राहुल गांधी इस देश में लड़ रहे हैं। यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। यही चीज़ मारिया मचाडो ने की। मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया। विपक्ष को एकजुट वहाँ पर मारिया ने किया। यहाँ किसने विपक्ष को एकजुट किया? राहुल गांधी ने। अगर आप बीजेपी की बी टीमों को छोड़ दे, समूचा विपक्ष आज राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। मारिया वेनेजुएला में लोगों के वोटों के अधिकार को बचाने के लिए लड़ती हैं, तो भारत में वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर लोगों के वोट को कौन बचाने की मुहिम चला रहा है? राहुल गांधी। मारिया को डिस्क्वालीफाई किया गया, चुनाव लड़ने से उन्हें रोका गया। भारत में कौन से सांसद ऐसे थे जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था? ये भी सबको मालूम है। मारिया को आयरन लेडी कहा जाता है। यहाँ किसकी दादी को आयरन लेडी कहा जाता है? ये भी आप सबको मालूम है। एक आध कोई चीज़ जुड़ती हो तो इत्तेफाक समझ में आता है। यहाँ तो हर चीज़ यूँ लगता है कि एक दूसरे का बायोडाटा एक तरह से राहुल गांधी और मारिया का बायोडाटा एक जैसा है। अब ऐसे में अगर बीजेपी को दुख ना हो तो फिर हैरानी की क्या बात है? कहाँ तो मोदी जी उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल जाएगा, इसलिए ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और मोदी जी ने एक बार नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इसी उम्मीद पर कि शायद चलिए इसी बहाने दोस्त को नोबेल मिल जाएगा। लेकिन दोस्त को नोबेल नहीं मिला और जिसको नोबेल मिला उनका सारा जीवन, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस शख्स से मिलते हैं जिस शख्स से मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा है और मोदी जी को सबसे ज़्यादा नफरत है। अब ये तार देश इस वक्त जोड़ रहा है, सब लोग जोड़ रहे हैं कि ये तो एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं, क्योंकि जिस शख्स को नोबेल नहीं मिला, अगर आप उसकी शख्सियत को पढ़ें और हमारे देश के प्रधानमंत्री की शख्सियत को पढ़ें तो देखिए उनके भी तार आपस में मिलते हैं। ना डोनाल्ड ट्रंप को ये मंजूर है कि उनके रहते कोई और लाइमलाइट ले जाए, ना हमारे प्रधानमंत्री को मंजूर है कि कोई और लाइमलाइट ले जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ एक डेमोक्रेटिक देश को लीड कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कर रहे हैं। वहाँ पर भी बाय हुक और क्रुक, पिछली टर्म में आपने देखा था जब ट्रंप हार गए थे किस तरह से उनके समर्थकों ने हुड़दंग मचाया था। वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। इस देश में भी यही सब कुछ हो रहा है। बस फर्क इतना है कि इस देश में ट्रंप के देश से चीज़ें कहीं आगे निकल गई हैं। ट्रंप के यहाँ पर या ट्रंप की पार्टी या ट्रंप खुद दो समुदायों के बीच खाई नहीं खोदते। वो हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन नहीं करते। उनकी पॉलिटिक्स का वो हिस्सा नहीं है।
लेकिन इस देश में देश के प्रधानमंत्री मंचों से एक खास समुदाय को निशाना बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के देश में डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इक्वालिटी पर जोर देते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट ज़रूर कहते हैं लेकिन इक्वालिटी को पे जोर देते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया पे तो जोर देते हैं, लेकिन साथ ही तीसरे टर्म में खास करके जिस तरह से एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिवाइड दिख रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है। ये मुझे लगता है ये हिंदू मुसलमान से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाल ही में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार का एक तरह से ट्रेंड सा आ गया है, वो इस देश को कहीं ऐसे गर्त की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है जिस गर्त से, जिस अंधेरे से देश को निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। चाहे वो दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश हो, चाहे वो रायबरेली में एक दलित की हत्या हो, चाहे वो हरियाणा के एक दलित आईपीएस ऑफिसर के खुद की जान लेने का मामला हो। जहां पर निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए कवायद होनी चाहिए थी, वहां पर आज़ादी के इतने सालों बाद वापस 1947 वाली सिचुएशन पे देश को ले जाया जा रहा है, जहां पर जातिवाद टॉप पे था। अब ऐसे में ये जो इस देश का नेता है जो सत्ता से लड़ रहा है, वो अब तक आपके वोट के लिए लड़ रहा था, अब तक आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा था, अब वो दलितों पर हो रहे अत्याचार के लिए लड़ने को भी मैदान में उतर गया है। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके हैरानी जताई है कि किस तरह से इस देश में दलितों के साथ ये सब हो रहा है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक्स पर लिखा है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन जी की आत्महत्या इस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालतों में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विश्व से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। यही चीज़ तो राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से इनफैक्ट। जब वो संविधान लेके लोगों के बीच उतरना शुरू किया उन्होंने और लोगों को बताना शुरू किया कि ये संविधान ही आपकी बचाने की एक ताकत है, आपका कवच है, अगर इसको कमज़ोर कर दिया गया तो आप नहीं बच पाओगे, तो राहुल गांधी इसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको तैयार कर रहे थे, इस देश को तैयार कर रहे थे, जहां पर ये मनुवादी सोच इस देश को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देने की बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि वो वंचित वर्ग को उसका हक मिले, और जब उसका हक मिलेगा तो ये जो हरियाणा के आईपीएस हैं पूरन कुमार जी, वाई पूरन कुमार जी, इनके जैसा स्थिति किसी के साथ ना हो, जहां पर अपर कास्ट के ऑफिसर्स एक दलित को कॉर्नर कर ले। कभी सुना था आपने इस देश में कि एक एडीजी लेवल का ऑफिसर अपनी जान दे दे और उसके हत्या के मामले में राज्य का डीजीपी नामजद हो जाए, राज्य का चीफ सेक्रेटरी नामजद हो जाए और एक एसपी नामजद हो जाए, 18 लोगों का, 18 बड़े बड़े ऑफिसर्स का नाम आ जाए। वो तो शुक्र है कि वाई पूरन कुमार की पत्नी भी आईएएस हैं और उस महिला ने दम दिखाया कि इस पूरी लॉबी के साथ, जिस लॉबी के आगे उनके पति हार गए,
वो उसके आगे झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगी और एफआईआर दर्ज कराई। और सोचिए, अगर वो आईएएस ना हो के कोई आम महिला होती तो क्या वो एफआईआर दर्ज करवा पाती? मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता इस देश में। लेकिन जो राहुल गांधी फॉर्मूला बताते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, जिस दिन वो इस देश में लागू हो गया तो उस दिन ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। इसीलिए राहुल गांधी उस संविधान को की कॉपी को जेब में लेकर फिरते हैं, जिसका बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते हैं। अब जब ये दलितों वाला मामला हाथ से निकलता दिखता है तो फिर मायावती को मैदान में उतारकर बीजेपी उसको कवच बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे एक चीज़ और साफ हो जाती है बीजेपी की। इसका मतलब जब वो मायावती को मैदान में उतार रही हैं तो मायावती को इसलिए उतार रही हैं कि जो दलित हैं वो उनके साथ चला जाए, लेकिन कांग्रेस या किसी और के साथ ना जाए। लेकिन बीजेपी खुद बदलने को तैयार नहीं है। यानी कि बीजेपी ने अब ठान लिया है कि वो स्वर्णों की राजनीति ही करेगी, स्वर्णों की पार्टी बन के रहेगी। ये एक तरह से एक साफ मैसेजिंग हो रही है जब मायावती को आप उतारते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो इस देश के दलित हैं उनके लिए टेस्टिंग टाइम है। अभी तो मायावती को एक रैली की है, अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को उतारा जाएगा, बहुत से ऐसे लोगों के जरिए आपको गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये पार्टी के साथ जाइए, ये पार्टी के साथ जाइए। लेकिन मेरा इस देश के दलितों से ये कहना है कि इस बार अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो फिर अगली बार आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बार भी आपने ऐसी फोर्सेस को चुना, ऐसी फोर्सेस के साथ गए जो अपने हितों तक सीमित रहें, पूरे देश में आपके हितों के लिए बात ना करें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और यही चीज़ मुसलमानों पर भी लागू होती है, क्योंकि वो भी अगर ओवैसी जैसे लोगों के पीछे खड़े होते हैं तो उनका कोई भी मामला सुलझने वाला नहीं है। क्योंकि बीजेपी कोई रीजनल फोर्स नहीं है, जिससे आप लड़ रहे हो वो कोई छोटी ताकत नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत है जो देश के हर कोने में पहुंच चुकी है। जब आपको इतनी बड़ी ताकत से लड़ना है तो उस लड़ने के लिए आपको भी उस ताकत के साथ मिलना पड़ेगा जो कम से कम इतना मादा रखती हो कि पूरे देश में इस बड़ी ताकत से लड़ सके। इसीलिए राहुल गांधी की जो टीमें हैं वो काम भी कर रही है। रायबरेली में भी राहुल गांधी की टीम पहुंचती है उस दलित युवा के लोगों से, घर वालों से मिलने के लिए, और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के हेड खुद पहुंचते हैं। इससे ज़्यादा कोई पार्टी और क्या कर सकती है आप तक पहुंचने के लिए? अब लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। कल मायावती की रैली में बेशक लाखों लोग थे, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, आधे से ज़्यादा लोग तो लाए गए थे। लेकिन जो उम्मीद से आए थे, कल जो मायावती ने एक लाइन बीजेपी की तारीफ में बोल दी, उसने पूरे पोल पट्टी खोल के रख दी। अब अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के दलित मायावती को चुनते हैं तो फिर उसके आगे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी में या देश में ही समझ लीजिए आप, बीजेपी ने ये संकेत दे दिए हैं साफ कि वो अब स्वर्णों के साथ ही रहेगी। क्योंकि जिस तरह से जस्टिस गवई पर हमला करने वाले को महिमा मंडित किया जा रहा है, जिस तरह से रायबरेली में दलित को मार डालने वालों के लोगों को महिमा मंडन किया जा रहा है, जिस तरह से हरियाणा में चुप्पी साध ली गई है, और जिस तरह से ये 2 रुपये ट्रोलर जो एक गैंग बीजेपी के जिस तरह से खुलेआम दलित बनाम स्वर्ण या स्वर्ण बनाम अदर्स को लेकर जहर फैला रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ लोगों को भड़काने तक का काम कर देते हैं और उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन कोई अगर सरकार के खिलाफ 2 लाइन का ट्वीट भी कर दें तो उस पर NSA लग जाता है। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं तो उसके बाद भी अगर कोई ये सोचे कि मायावती या चंद्रशेखर जैसे नेता आपके हकों के लिए
बीजेपी जैसी फोर्स से लड़ जाएंगे तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और इस गलतफहमी का कोई इलाज है नहीं। इलाज आप ही के पास है और आपका वो एक वोट इसका इलाज है। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि आपके उस एक वोट को बचाने के लिए भी वही शख्स लड़ रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो को बहुत मदद मिलती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं, कम से कम ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती। ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, हमें बहुत मदद मिलती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुजारिश है, कोई पैसा नहीं लगेगा, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।